दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के अंतर्गत महत्वपूर्ण संवैधानिक निकाय निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन के बारे में। इस वीडियो में हम भारत के निर्वाचन आयोग के संबंध में संविधान में किए गए प्रमुख प्रावधान, संबंधित अनुच्छेद, संरचना, नियुक्ति, कार्यकाल, निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता के लिए किए गए संवैधानिक प्रावधान, शक्तियां और कार्यों के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही इसमें हम परिसीमन आयोग और चुनाव आचार संहिता के बारे में भी जानेंगे। ये वीडियो विभिन्न राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा आयोजित परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन मुख्य परीक्षा और अध्यापक भर्ती परीक्षाओं के मुख्य परीक्षा यानी मेंस के लिए बहुत ही उपयोगी है। साथ ही इसमें हम प्रारंभिक परीक्षा और जो अन्य परीक्षाएं हैं उनके लिए महत्वपूर्ण तथ्यों को भी शामिल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं निर्वाचन आयोग के संरचना, कार्य, शक्तियां और प्रमुख प्रावधानों के बारे में। सबसे पहले सामान्य रूप से हम इसमें जानेंगे कि निर्वाचन आयोग का प्रावधान भारतीय संविधान में कहाँ पर किया गया है। तो याद रखिएगा, भारत के संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324 से 329 में निर्वाचन से संबंधित उपबंध दिए गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भारतीय संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 में निर्वाचन से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। और आप जान लीजिए कि भारत के निर्वाचन आयोग की स्थापना 15 जनवरी 1950 को हुई थी। भारत के निर्वाचन आयोग की स्थापना 15 जनवरी 1950 को हुई थी और निर्वाचन आयोग एक अस्थायी संवैधानिक निकाय है। निर्वाचन आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 324(1) के तहत किया गया है। दोस्तों, निर्वाचन आयोग का गठन मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों के द्वारा किया जाता है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगर हम मुख्य चुनाव आयुक्त के कार्यकाल की बात करें तो मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तब तक होती है, और अन्य चुनाव आयुक्तों का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तब तक रहती है। मुख्य चुनाव आयुक्त व अन्य चुनाव आयुक्तों को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बराबर वेतन और भत्ते प्राप्त होते हैं। पहले जो है हमारा चुनाव आयोग एक सदस्यीय आयोग था, लेकिन अक्टूबर 1993 में इसे 3 सदस्यीय आयोग बना दिया गया था। निर्वाचन आयोग का उद्देश्य क्या है? तो निर्वाचन आयोग का उद्देश्य लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना, ये हमारे निर्वाचन आयोग का उद्देश्य है। और उत्तरदायित्व क्या है? तो निर्वाचनों के संचालन और अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का कार्य ये इलेक्शन कमीशन के द्वारा किया जाता है, याद रखिएगा। तो इलेक्शन कमीशन बहुत ही महत्वपूर्ण निकाय है और यह एक संवैधानिक निकाय है। इसकी व्यवस्था भारतीय संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 तक की गई है। देखिए, निर्वाचन आयोग या भारत के चुनाव आयोग की संरचना किस प्रकार की होती है, इसको जान लेते हैं। तो निर्वाचन आयोग एक बहुसदस्यीय आयोग है या संस्था है जिसमें 3 निर्वाचन आयुक्त होते हैं। मूल रूप से जब ये आयोग गठित हुआ था तो उसमें केवल एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता था। पहली बार 2 अतिरिक्त आयुक्तों की नियुक्ति अक्टूबर 1989 में की गई थी। इसके बाद थोड़ा सा परिवर्तन करके 1 जनवरी 1990 को पुनः निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय बना दिया गया। लेकिन 1 अक्टूबर, आप देख सकते हैं दोस्तों, 1 अक्टूबर 1993 से निर्वाचन आयोग पुनः 3 सदस्यीय संस्था बन गई है। निर्वाचन आयोग की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? तो निर्वाचन आयोग की अध्यक्षता मुख्य निर्वाचन आयुक्त यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के द्वारा की जाती है। तीनों निर्वाचन आयुक्तों की शक्तियां समान होती हैं। उनके वेतन, भत्ते, दूसरे अनुलाभ भी एक समान होते हैं जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के अनुरूप होते हैं। तो ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। निर्वाचन आयोग वर्तमान में 1 अक्टूबर 1993 से 3 सदस्यीय आयोग बन गए हैं जिसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 निर्वाचन आयुक्त होते हैं।
निर्वाचन आयुक्त जो हमारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है उसकी नियुक्ति किस प्रकार से की जाती है ये जानना बहुत ज़रूरी है कि किस तरह का प्रावधान किया गया है भारतीय संविधान में। दोस्तों, राष्ट्रपति के द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर जो है निर्वाचन आयोग या निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की जाती है और अन्य निर्वाचन आयुक्त और प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। भारतीय संविधान में प्रावधान है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ये राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर इसकी नियुक्ति की जाती है और अन्य जो निर्वाचन आयुक्त होते हैं और साथ ही राज्यों के निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। कार्यकाल के बारे में हमने जान लिया है कि निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु इनमें से जो भी पहले हो उसके लिए की जाती है और वे किसी भी समय त्यागपत्र दे सकते हैं या उन्हें कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व भी हटाया जा सकता है। इसके अलावा एक अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक है जो जानना बहुत ज़रूरी है कि निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता के लिए संविधान में क्या प्रावधान किए गए हैं। तो निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता के लिए संविधान में जो प्रावधान किए गए हैं उसमें आप जान लीजिए कि निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है, यानी इसका निर्माण संविधान ने किया है। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा मुख्य चुनाव आयुक्त को महाभियोग जैसी प्रक्रिया से ही हटाया जा सकता है और मुख्य चुनाव आयुक्त का दर्जा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होता है। नियुक्ति के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की सेवा शर्तों में कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है और मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों का वेतन भारत की संचित निधि से जारी किया जाता है या भारत की संचित निधि पर भारित होता है। तो मुख्य चुनाव आयुक्त या निर्वाचन आयोग के बारे में संविधान में प्रावधान किया गया है। ये एक संवैधानिक संस्था है। मुख्य चुनाव आयुक्त की सेवा शर्तों में उसकी नियुक्ति के बाद कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है और निर्धारित पदावधि में काम करने की सुरक्षा है। इसका कार्यकाल 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो उस तक उतना होता है। इसके अलावा मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उन्हीं रीति और आधारों पर हटाया जा सकता है जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाया जाता है और इसका आधार जो है हटाने का वो कदाचार और असमर्थता है और तरीका संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित संकल्प के बाद राष्ट्रपति द्वारा ही इनको हटाया जा सकता है और अन्य निर्वाचन आयुक्तों को प्रादेशिक आयुक्तों को हटाना जो है केवल मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर ही हो सकता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है जो कि निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता के लिए जो भारतीय संविधान में संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं वो आपने देखा। अब जानते हैं शक्तियां और कार्य। निर्वाचन आयोग की प्रमुख शक्तियां और कार्य कौन कौन से हैं। तो एक तो सामान्य रूप से अगर जो कार्य की बात करें तो चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन आयोग अधिनियम के अंतर्गत पूरे भारत के निर्वाचन क्षेत्रों के भूभाग का निर्धारण करना यानी परिसीमन करना ये चुनाव आयोग के अंतर्गत आता है। निर्वाचक नामावली तैयार करना, निर्वाचन संबंधी आचार संहिता बनाना, साथ साथ सभी योग्य मतदाताओं को पंजीकृत कराना ये निर्वाचन आयोग के प्रमुख कार्य हैं। इसके अलावा नीतियों के प्रचार के लिए टीवी, रेडियो और मीडिया के उपयोग के लिए दिशा निर्देश जारी करना, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए पर्यवेक्षण करना, संसद सदस्यों और विधानमंडलों के सदस्यों की निर्हरता यानी डिस्क्वालिफिकेशन के संबंध में राष्ट्रपति और राज्यपाल को सलाह देना, राष्ट्रपति को सलाह देना कि राष्ट्रपति शासन वाले राज्य में 1 वर्ष समाप्त होने के बाद निर्वाचन कराया जाए या नहीं, और निष्पक्ष निर्वाचन सुनिश्चित करने के लिए कर्मचारियों की आवश्यकता के बारे में राष्ट्रपति और राज्यपाल को सूचित करना। फिर राजनीतिक दलों को मान्यता देना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है दोस्तों। निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलों को मान्यता देता है, चुनाव चिन्ह का आवंटन करता है और किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में समाधान करने का कार्य भी निर्वाचन आयोग का होता है। राजनीतिक दलों को निर्वाचन में प्रदर्शन के आधार पर राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय दल का दर्जा प्रदान करना,
और निर्वाचन में किसी भी प्रकार की धांधली के संबंध में जांच करना ये निर्वाचन आयोग का प्रमुख कार्य है। तो सामान्य रूप से देखा जाए तो चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन, मतदाता सूची तैयार करना, राजनीतिक दलों को मान्यता देना, राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह प्रदान करना, चुनाव करवाना, चुनाव का पर्यवेक्षण करना, नियंत्रण करना, राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता तैयार करना, ये सभी निर्वाचन आयोग के कार्यों के अंतर्गत शामिल है। निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन क्या होता है, इसको जानना जरूरी है। दोस्तों, परिसीमन से तात्पर्य निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा का निर्धारण होता है और इसका उद्देश्य चुनाव क्षेत्रों में मतदाताओं की संख्या में समानता लाना है। और परिसीमन का कार्य परिसीमन आयोग के द्वारा किया जाता है, जो कि एक वैधानिक निकाय है। संविधान में परिसीमन आयोग के संबंध में कोई स्पष्ट निर्देश नहीं दिया गया है, लेकिन अनुच्छेद 82 में कहा गया है कि प्रत्येक जनगणना की समाप्ति पर लोकसभा और राज्य के निर्वाचन क्षेत्रों के विभाजन और उनके पुनः समायोजन का कार्य संसद द्वारा विहित अधिकारी द्वारा किए जाने का प्रावधान है। और आप जान लीजिए कि अब तक भारत में 4 बार 1952, 1963, 1973 और लेटेस्ट 2002 में जो है परिसीमन आयोग का गठन किया गया है। 42वें संविधान संशोधन के पहले भारत में पहले प्रत्येक जनगणना के बाद परिसीमन किया जाता था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन में ये प्रावधान किया गया कि वर्ष 2001 की जनगणना तक राज्यों के प्रतिनिधित्व में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। तो परिसीमन आयोग 2002 का गठन 12 जुलाई 2002 को न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह की अध्यक्षता में किया गया और इस आयोग की सिफारिशों को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10 जनवरी 2008 को मंजूरी दी। नए परिसीमन से लोकसभा में आरक्षित सीटों की संख्या बढ़ेगी और नया परिसीमन 2001 की जनगणना के आधार पर किया गया है। तो 2002 में संसद ने परिसीमन अधिनियम 2002 पारित करके 1991 की जनगणना के आधार पर नए सिरे से चुनाव क्षेत्रों के परिसीमन की पहल की, लेकिन ये प्रावधान किया गया कि विभिन्न राज्यों में लोकसभा या विधानसभा सीटों की संख्या में 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। पुनः परिसीमन संशोधन अधिनियम 2003 पारित किया गया, जिसमें चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर किया गया है। और निर्वाचन क्षेत्रों का पुनः परिसीमन इस प्रकार किया जाए कि संपूर्ण राज्य में प्रत्येक संसदीय और विधानसभा क्षेत्रों की जनसंख्या जहां तक व्यवहारिक हो सके समान रहे, उसमें बहुत अधिक अंतर न आने पाए। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि परिसीमन आयोग के जो कार्य हैं, परिसीमन आयोग के जो गठन का कार्य है, वो चुनाव क्षेत्रों में जो मतदाता हैं उनकी संख्या निर्धारण में समानता के लिए ये कार्य किया जाता है। परिसीमन आयोग का प्रमुख कार्य जनगणना के आधार पर विभिन्न विधानसभाओं और लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा का पुनः सीमांकन करना होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि परिसीमन आयोग के आदेशों को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। चुनाव आचार संहिता। चुनाव आचार संहिता क्या है? तो चुनाव को शांतिपूर्ण और पारदर्शी रूप से संपन्न कराने के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित मानक चुनाव आचार संहिता के अंतर्गत आते हैं। इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? तो राजनीतिक दल ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जिनसे जाति, धर्म, संप्रदाय और भाषा के आधार पर वैमनस्य फैले, लोगों में भेदभाव फैले। राजनीतिक दल अपने प्रतिद्वंदी की आलोचना केवल कार्यक्रम, नीतियों और काम के आधार पर करें, न कि व्यक्तिगत आधार पर। मतदान समाप्ति के समय से 48 घंटे पूर्व की अवधि में सार्वजनिक सभा, मतदाताओं को वाहन से मतदान केंद्रों तक लाना, ये सभी चीज़ें प्रतिबंधित की गई हैं। जाति और संप्रदाय के आधार पर वोट अपील प्रतिबंधित किया गया है। राजनीतिक दल भ्रष्टाचार की सभी गतिविधियों जैसे मतदाताओं को रिश्वत देना, उन्हें डराना, धमकाना, मतदान केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में चुनाव प्रचार करने आदि से बचने का प्रावधान चुनाव आचार संहिता के अंतर्गत है। साथ ही साथ राजनीतिक दलों को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके समर्थक अन्य राजनीतिक दलों की सभाओं और रैलियों में व्यवधान न डालें। ये सभी चीज़ें चुनाव आचार संहिता के अंतर्गत आती हैं। तो इससे स्पष्ट है कि चुनाव आचार संहिता का उद्देश्य शांतिपूर्ण और सौहार्द के साथ केवल वैचारिक द्वंद्व के माध्यम से चुनाव संपन्न कराना है।
दोस्तों, भारत के निर्वाचन आयोग ने अब तक अपनी जिम्मेदारियों का बखूबी निर्वहन किया है। भारतीय निर्वाचन आयोग के कुछ सराहनीय कार्य हैं, आप देख सकते हैं। नवंबर 1998 के बाद से लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का नियमित रूप से प्रयोग किया जा रहा है, जिससे निर्वाचन प्रक्रिया में निष्पक्षता और पारदर्शिता बढ़ी है। वीवीपैट यानी वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल की व्यवस्था की गई है, ताकि मतदाता जो है उसने किसको वोट दिया है उसको देख सके। निर्वाचन आयोग ने बूथ कैप्चरिंग वाले बूथों पर चुनाव को शून्य घोषित कर नए निर्वाचन तारीख की घोषणा करने जैसे कार्य किए हैं, और निर्वाचन बूथों पर अर्धसैनिक बलों की तैनाती की जाती है। साथ ही साथ मतदाता पहचान पत्र लागू कराकर निर्वाचन की प्रामाणिकता को मजबूत किया गया है, और नोटा यानी नन ऑफ द एबव जैसे विकल्पों के माध्यम से साफ सुथरी छवि वाले लोगों के निर्वाचन में हिस्सेदारी को प्रोत्साहन मिला है। सी विजिल ऐप के माध्यम से नागरिक आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन से संबंधित शिकायत कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं ये निर्वाचन आयोग के महत्वपूर्ण पहलों के अंतर्गत या महत्वपूर्ण जो इनिशिएटिव्स हैं उनके अंतर्गत शामिल किया गया है। इस तरह से एक महत्वपूर्ण पहल है चुनावी बांड। तो भारत में राजनीतिक या चुनावी फंडिंग को विनियमित करने के उद्देश्य से सरकार ने 2018 में चुनावी बांड को अधिसूचित किया है, और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A के तहत रजिस्टर्ड कोई भी राजनीतिक दल जिसने पिछली लोकसभा या विधानसभा चुनाव में कम से कम 1% वोट प्राप्त किया हो, चुनावी बांड के जरिए चंदा ले सकता है। तो ये चुनावी बांड से संबंधित जो है प्रावधान हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार मुख्य निर्वाचन आयुक्त को ऐसे अधिकार प्राप्त हैं, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप देख सकते हैं कि संवैधानिक प्रावधान के अनुसार मुख्य निर्वाचन आयुक्त यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ऐसे अधिकार प्राप्त हैं कि वो निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव सुनिश्चित करने में कानून के तहत अपने विवेक का उपयोग कर सकता है। और इस संबंध में 90 के दशक में मुख्य निर्वाचन आयुक्त टी.एन. शेषन का उल्लेख किया जा सकता है, जिन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से चुनाव का संचालन और संपादन कराया, ताकि निष्पक्ष और जो है पारदर्शी और निष्पक्ष ढंग से चुनाव संपादित किए जा सकें। लेकिन कभी कभी चुनाव आयोग के निर्णय इसकी निष्पक्ष भूमिका को संदिग्ध करते हैं। जैसे आयोग ने वर्ष 2019 में सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग के चुनाव लड़ने पर लगे प्रतिबंध की अवधि को कम किया था। तो थोड़े बहुत अगर जो देखे जाएं कुछ खराबियां कमियां दोष के आधार पर निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता और पारदर्शिता पर सवाल नहीं उठाने चाहिए। ये एक संवैधानिक संस्था है और संविधान के दायरे में रहकर ये अपने कार्यों को विशेष रूप से संपादित कर रहा है। दोस्तों, कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य आप देख सकते हैं कि पंचायत और नगर निगम के चुनाव किसके द्वारा, ये हमारे जो भारत निर्वाचन आयोग है उसके द्वारा नहीं, बल्कि पंचायत और नगर निगम के चुनाव स्टेट इलेक्शन कमीशन यानी राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा कराए जाते हैं। निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति में मंत्रिपरिषद की भूमिका के स्थान पर एक नियुक्ति समिति होनी चाहिए, जिसमें प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता, मुख्य न्यायाधीश शामिल किए जा सकते हैं। और संविधान में निर्वाचन आयोग के सदस्यों की जो क्वालिफिकेशन होती है वो विधिक, शैक्षणिक, प्रशासनिक या न्यायिक निर्धारित नहीं है। इसके लिए भी जो है निर्वाचन आयोग के सदस्यों की कुछ अर्हता निर्धारित की जानी चाहिए। और भारतीय संविधान में सेवानिवृत्ति के बाद निर्वाचन आयुक्तों को सरकार द्वारा अन्य दूसरी नियुक्तियों पर रोक नहीं लगाई गई है। हालांकि जो है इस तरह का कोई ऐसा प्रावधान जो है नियुक्तियों पर रोक नहीं लगाई गई है जिस तरह से न्यायाधीशों पर लगाई गई है। ऐसा रोक लगाया जाना चाहिए ताकि भारतीय संविधान या सेवानिवृत्ति के बाद जो निर्वाचन आयुक्त रिटायर हो जाते हैं वो कहीं दूसरी जगह नियुक्त न होने पाएँ। कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो परीक्षाओं की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट हैं आप देख सकते हैं। उसमें अनुच्छेद 324 निर्वाचन और अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होने का अधिकार। अनुच्छेद 325 में धर्म, मूल, वंश, जाति या लिंग के आधार पर निर्वाचन नामावली में शामिल करने या न करने के संबंध में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, इसका प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 326 आप सभी जानते हैं,
लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं का निर्वाचन वयस्क मताधिकार के द्वारा होंगे और 18 वर्ष या उससे ऊपर के सभी जो भारतीय नागरिक हैं वो चुनाव में मत देने के लिए अर्ह हैं। अनुच्छेद 327 में प्रावधान है कि विधानमंडलों के निर्वाचन के संबंध में संसद की उपबंध बनाने की शक्ति। अनुच्छेद 328 आप देख सकते हैं किसी राज्य के विधानमंडल के निर्वाचन में राज्य विधानमंडल की उपबंध बनाने की शक्ति। और अनुच्छेद 329 निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप के वर्जन का प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था का महत्वपूर्ण टॉपिक निर्वाचन आयोग यानी भारत निर्वाचन आयोग, भारतीय निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इसमें हमने निर्वाचन आयोग के संबंध में संविधान में जो अनुच्छेद हैं, प्रावधान है, इसकी संरचना, नियुक्ति, कार्यकाल और निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता के लिए किए गए संवैधानिक प्रावधानों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को कवर किया। और ये सभी तथ्य आपके आगामी प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आप इन सभी को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। साथ ही ये वीडियो जो है विभिन्न राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा आयोजित परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन के मुख्य परीक्षा के लिए भी उपयोगी है, तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।